हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं हमारी क्लास 11 का एक टॉपिक जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। यहाँ हम देखेंगे किस तरीके से हमारी जो ब्रीथिंग रेट है, जो हमारी इंस्पायरेशन है, एक्सपायरेशन है, उसको कंट्रोल किया जाता है और कौन उसे कंट्रोल करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले हम यहाँ पर हमारे ब्रेन का एक पार्ट बनाते हैं। बेटा, यहाँ पे जो मेरे पास ये स्ट्रक्चर है, ये है सेरिबेलम। सेरिबेलम का इसमें कोई रोल नहीं है, बस हमको लोकेशन पता करनी है, फिर लोकेशन में मेरे समझ में बैठ जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बनाया है। सेरिबेलम के आगे प्रेजेंट होता है ये एरिया, इसे कहते हैं हम पॉन्स। तो यहाँ प्रेजेंट है पॉन्स। पॉन्स के अंदर एक सेंटर प्रेजेंट होगा जिसे हम कहते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो यहाँ पे हमने बना दिया ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर। बेटा, ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, इसका काम होता है कि हमारी जो ब्रीथिंग की ड्यूरेशन है उसको कम कर देता है। मान लीजिए एक पर्सन 1 मिनट में 12 टाइम्स ब्रीथ इन कर रहा था। इसने क्या किया कि उसके टाइम को कम कर दिया। जहां उसको एक बार एयर इन एयर आउट करने में मान लीजिए 5 सेकंड लग रहे थे, अब उसको सिर्फ 2 सेकंड लग रहे हैं। टाइम कम कर दिया, ड्यूरेशन कम कर दिया। अब 1 मिनट में वो 12 से ज्यादा टाइम ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर लेगा। तो ब्रीथिंग ड्यूरेशन कम किया है, ब्रीथिंग रेट इसने इंक्रीज किया है। तो पहली चीज तो डिक्रीज ब्रीथिंग ड्यूरेशन। जैसे ये एक पर्सन है, 1 मिनट में इतनी बार ब्रीथिंग कर रहा था। इस सेंटर ने ड्यूरेशन कम कर दी, टाइम अभी भी उतना ही लगे, ये इसने ड्यूरेशन कम कर दी। अब बेटा, ड्यूरेशन कम करते हैं उसकी ब्रीथिंग रेट बढ़ गई। पहले सिर्फ वो इतनी बार ब्रीथ कर रहा था इतने टाइम में, ड्यूरेशन कम करते वो इतने बार ब्रीथ करेगा उतने ही टाइम के अंदर। इंक्रीजेस ब्रीथिंग रेट। इसको हम स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। स्विच ऑफ सेंटर क्यों? क्योंकि ये इंस्पायरेशन को कभी कभी ऑफ कर देता है। ठीक है, इंस्पायरेशन को रोक देगा, तो नाम क्या दे दिया? स्विच ऑफ सेंटर। आगे चलते हैं। पॉन्स के नीचे प्रेजेंट होता है यहाँ पे मेडुला। और मेडुला जो है वो कंट्रोल करता है हमारी ब्रीथिंग, यानी कि मेन कंट्रोल सेंटर तो कहाँ प्रेजेंट है? मेडुला में। मेडुला के पास प्रेजेंट होता है एक सेंटर जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर या फिर रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। बेटा, ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, इसके पास दो ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रुप ऑफ नर्व्स। तो पहला ग्रुप है हमारे पास VRG, ये रहा हमारे पास पहला ग्रुप। और यहां प्रेजेंट होगा ये सेकंड ग्रुप जिसे हम कहेंगे DRG। देखो, VRG का मतलब है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, DRG का मतलब होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। VRG और ये हो गया हमारे पास DRG। जो VRG होता है ये कंट्रोल करता है हमारे फोर्सफुल ब्रीथिंग को, कंट्रोल्स फोर्सफुल ब्रीथिंग। और वहीं इसकी बात करें तो ये कंट्रोल करता है हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग को। अब बेटा, ब्रीथिंग के अंदर इंस्पायरेशन भी आता है यानी कि इनटेक ऑफ एयर, और एक्सपायरेशन भी आता है यानी कि एक्सहेलेशन ऑफ एयर। ठीक है, एयर को ले भी रहे हैं और एयर को रिलीज भी कर रहे हैं। यहाँ पे बात करेंगे फोर्सफुल ब्रीथिंग, यानी कि फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन।
अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन में काम करती है कौन सी मसल हमारी? देखो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल तो काम करी, पर हम उसको और ज्यादा क्या करा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं, यानी कि मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो प्रोसेस कैसी है? एक्टिव प्रोसेस। फोर्सफुल एक्सपायरेशन की बात करें तो यहां पर कौन सी मसल अपना रोल प्ले करेगी? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। उसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं। कैसा प्रोसेस हो गया? एक्टिव प्रोसेस। इंटरकोस्टल मसल के अलावा यहाँ पर एब्डोमिनल मसल भी काम करेगी और साथ में आपका डायफ्राम भी काम करेगा, तब जाके फोर्सफुल इंस्पायरेशन और फोर्सफुल एक्सपायरेशन यहाँ पर होगा। डीआरजी की बात करें, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, नॉर्मल ब्रीथिंग को कंट्रोल कर रहा है। नॉर्मल ब्रीथिंग में फिर से ये कंट्रोल करता है सिर्फ रेस्पिरेशन को, सॉरी ओनली इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन को क्यों कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऊपर जा रही है आउटवर्ड, और जो हमारा डायफ्राम है फ्लैट हो गया। उस टाइम पे हमने इंस्पायरेशन किया, जैसे ही ये रिलैक्स मोड में आते हैं, ठीक है, वापस से रिलैक्स होते हैं, एयर ऑटोमेटिकली बाहर चली जाती है। यानी कि उनको हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराया, उनको रिलैक्स कराया कब? जब हम एक्सपायर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल किसको करना है? जब हमें एयर अंदर लेनी है। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही है इंस्पायरेशन के टाइम पे, तो इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस हो गई? एक्टिव प्रोसेस। और जो एक्सपायरेशन है वो कैसी प्रोसेस है? पैसिव। देखो एक चीज का ध्यान रखना, वहां लिखा है फोर्सफुल। फोर्सफुल कराने के लिए मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। नॉर्मल एक्सपायरेशन में मसल्स को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराना, वो रिलैक्स होती है, रिलैक्स होते ही अंदर का जो थोरेसिक वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ते ही जो एयर है वो बाहर। तो ये तो हमारे पास हो गया मेडुला। नेक्स्ट है कंट्रोल किसको करते हैं? तो ये कंट्रोल करते हैं हमारे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को, डायफ्राम, ये कंट्रोल करेगा हमारे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को, और साथ में हमारे एब्डोमिनल मसल। तो ये हमारे पास है मसल्स। अब कौन किसको कंट्रोल करता है वो भी देख लेते हैं। जो डीआरजी है उससे नर्व्स जाएंगी और नर्व्स कंट्रोल करेंगी इनको। कौन से टाइम पे? नॉर्मल ब्रीथिंग के टाइम पे ये नर्व्स जा रही है और यहाँ पर इंफॉर्मेशन को लेके जाएंगी। नेक्स्ट बात करें वीआरजी की, तो वीआरजी से नर्व्स निकलेंगी और नर्व्स जाएंगी इसके पास भी, इसके पास, इसके पास और इसके पास। यानी कि जब फोर्सफुल ब्रीथिंग होता है तो चारों के पास इंपल्सेस जाती है, चारों को कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट बात करें हम कि इसके पास एक सेंटर प्रेजेंट है या फिर एक एरिया प्रेजेंट है जस्ट यहाँ पे। बेटा ये जो एरिया है इसे हम कहते हैं कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया नाम क्या है? कीमोसेंसिटिव, यानी ऐसा एरिया जो केमिकल्स के लिए सेंसिटिव है। कौन से केमिकल्स के लिए? CO2, H प्लस आयंस। अगर इनका अमाउंट हमारे ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया इंफॉर्मेशन पास करता है किसको? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को। और जैसे ही रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इंफॉर्मेशन जाती है तो हमारे ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है। ब्रीथिंग रेट को क्यों बढ़ाया गया? ताकि आप ज्यादा से ज्यादा गैसेस का इंटेक करें और गैसेस का आउटटेक, मतलब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करें। इससे क्या होगा कि जो CO2 अंदर बन रही है वो CO2 बाहर जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो अंदर आएगी। तो बैलेंस बनाने के लिए वापस से क्या किया जाएगा? ब्रीथिंग रेट को बढ़ाया जाएगा। तो ये कीमोसेंसिटिव एरिया सेंसिटिव होता है किसके लिए? सेंसिटिव फॉर CO2 एंड H प्लस। अगर इनका अमाउंट बढ़ जाता है हमारे ब्लड के अंदर तो ब्रीथिंग रेट को क्या किया जाएगा? इंक्रीज। एक बात तो ये हो गई कि हमने यहाँ का कीमोसेंसिटिव एरिया देख लिया। एक कीमोसेंसिटिव एरिया और प्रेजेंट है हमारे एओर्टा और कैरोटिड आर्टरी के पास, तो उसको भी देखेंगे।
तो बेटा यहाँ हार्ट से निकल रहा है ये एओर्टा, और एओर्टा में ऊपर की साइड पे प्रेजेंट है ये कुछ ब्रांचेस, आर्टरी की ब्रांचेस निकल रही है। अब इनके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, हमको मेन चीज देखनी है रेस्पिरेटरी कीमोसेंसिटिव एरियाज। तो यहाँ पे ये जो आर्टरी है इसको हम कहेंगे कैरोटिड आर्टरी, एक लेफ्ट है और दूसरी राइट है, और यहाँ पे किसको लेके जा रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। अब देखिए, अगर इस ब्लड के अंदर CO2H प्लस का अमाउंट ज्यादा है तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ प्रेजेंट होती है कुछ बॉडीज। तो ये जो बॉडीज है ये उसको सेंस करती है, क्योंकि ये भी कैसी होती है, कीमोसेंसिटिव। जो बॉडी हमारे पास कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट है इसको हम कहते हैं कैरोटिड बॉडी, और जो हमारे पास एओर्टा में प्रेजेंट है इसे कहते हैं एओर्टिक बॉडी। ये दोनों भी सेंसिटिव किसके लिए, H प्लस और CO2 के लिए। तो जैसे ये सेंस करेंगे, सेंस करते ब्रीथिंग रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अब अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सेंस एरियाज है ये कीमोसेंसिटिव एरियाज, ये किसको सेंस करते हैं, सिर्फ CO2 और H प्लस को। अगर इनका अमाउंट ज्यादा है तो ब्रीथिंग रेट बढ़ेगी, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा कम है तो उससे यहाँ पर कोई ब्रीथिंग रेट पे ऐसा असर नहीं पड़ने वाला। तो ये हमारे पास हो चुका है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, पूरा हमने अच्छे से डिटेल में देख लिया है। इसके बाद आप एनसीईआरटी की रीडिंग लगाए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू एंड